Good morning, students. I am well here, and I hope all of you are also well at your home. Students, today we are here to discuss the revision topic, basically, that is of chapter number 5, that is acid, base, and salt. So, bear with me 10-15 minutes, and you will be able to understand each and everything. Name of the chapter is acid, base, and salt. चैप्टर का क्या नाम है बेटा? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर बहुत आसान सा चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। या यहाँ पर केवल और केवल क्वेश्चन में ये कहा है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस है? तो देखो बेटा, जब भी हम एसिड की बात करते हैं तो हम कहते हैं दे आर श्योर इन टेस्ट, दे आर श्योर इन टेस्ट। दूसरा क्या है बेटा? बेस, इसका अपोजिट होता है दे आर बीटर इन टेस्ट। ठीक है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, blue litmus red, basis turns red litmus blue। ठीक है। उसके बाद एसिड्स release H plus ions in aqueous solution। ठीक है बेटा। वहीं पर बेसिस रिलीज OH माइनस, बेसिस रिलीज OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया इज यूज्ड इन मेनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अमोनिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज, is used in many household activities, it turns red litmus to blue। What is the nature of the solution? What is the nature of the solution? ठीक है। आंसर हमारा क्या है? अमोनिया जो है वो बहुत सारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज में यूज होता है। क्योंकि वो रेड लिटमस को ब्लू चेंज करता है, तो हम कहेंगे इट इज बेसिक इन नेचर। इट इज बेसिक इन नेचर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर
is kept in a solution, the solution, and still the solution does not change its color, does not change its color of litmus, changes color of litmus. What is the nature of the solution? What is the nature of the solution? Solution. देखो बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिटमस पेपर है हमारे पास और उसको हमने किसी सॉल्यूशन में डाला, ब्लू लिटमस पेपर को, उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो बताइए कि सॉल्यूशन कैसा है। तो सॉल्यूशन दो ही तरह का हो सकता है, एक जो रेड को ब्लू में चेंज करता है, अगर ब्लू ही उसमें रखेंगे तो चेंज होगा नहीं। तो इसका मतलब या तो सॉल्यूशन बेसिक है या तो न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो लिटमस पेपर पर वो कोई प्रभाव नहीं डालता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, आइदर द सॉल्यूशन इज बेसिक और न्यूट्रल, आइदर द सॉल्यूशन इज बेसिक और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चंस शायद समझ में आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो हम क्या कहेंगे बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? हम कहेंगे द रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्ग एसिड reacts with strong base to form salt and water, to form salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। ये है वाटर, ये है सॉल्ट, ये क्या है एसिड, ये क्या है बेस। तो बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वो ये कह रहा है इज डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। एक्सप्लेन न्यूट्रल इन नेचर। एक्सप्लेन।
तो हम क्या कहेंगे कि चूंकि डिस्टिल्ड वाटर है तो इसमें कुछ प्रेजेंट ही नहीं होता, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। हमारा आंसर क्या होगा बेटा? डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो इसमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं है जो लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर पाए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भाई दौरजी एक दुकानदार है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। दौरजी एक दुकानदार है, उसके पास 3 कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल हैं जिनमें उसने कोल्ड ड्रिंक रखा है, लेकिन उसके पास इंडिकेटर नहीं है कि वो किस तरह से उनको टेस्ट करेगा कि कोई एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो वो क्या करता है कि लिटमस सॉल्यूशन को लेकर रखता है। अगर सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए उसके पास ब्लू लिटमस पेपर है, उसने जैसे ही डाला वो रेड में अगर चेंज हो गया, तो ब्लू टू रेड कौन चेंज करता है? एसिड। तो इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन है, जिसको एसिडिक चाहिए वो उसको दे देगा। फिर मान लो ब्लू टू रेड हो गया तो रेड वाले को फिर से अब दूसरे में रखेगा। अगर कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब न्यूट्रल है, तो जिसको न्यूट्रल चाहिए वो पहुंचा देगा। और लास्टली जो बचेगा वो बेसिक हो जाएगा, वो उसको दे देगा जिसको बेसिक्स चाहिए होता है। क्लियर है? तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब ऐसी बात नहीं है कि जो समझ में नहीं आने वाली है। वो क्या करेगा, बस आपको ध्यान ये रखना है कि ब्लू लिटमस पेपर लो चाहे रेड लिटमस पेपर, कैसा भी लिटमस पेपर लेने के बाद वो उसको पुट करेगा सॉल्यूशन में। अगर कलर चेंज होता है तो रेस्पेक्टिव एसिड या बेस उसको दे देगा जिसको वो चाहिए। उसके बाद अगर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, वो न्यूट्रल वाले को दे देगा और बचा हुआ एक किसी तीसरे को जो बच गया है। आई होप क्लियर हो गया है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो ये कहता है कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। व्हाट आर इंडिकेटर्स, इसको एडिशनल क्वेश्चन भी मान सकते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना जरूरी है। व्हाट आर इंडिकेटर्स, ठीक है। नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, indicators are those that tells us either a solution is acidic or basic. Either a solution is acidic or basic. Basic by changing its color. Its color. 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कौन कौन से हो गए बेटा? कौन कौन से हो गए? पहला नेचुरल इंडिकेटर, जिसका एग्जाम्पल क्या है, टर्मरिक या फिर लिटमस पेपर। और दूसरा है आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जो कि है आपको उसका एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज। ठीक है बेटा,
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो या तो ट्रू फॉल्स हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, उसको मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ और उसको मैं असाइनमेंट के रूप में या यूँ कह सकते हैं कि वर्कशीट के रूप में आपके पास आपको मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। Good morning students, I am well here and I hope all of you are also well at your home. All of you have been studying. Students, today we are here to discuss the revision part of chapter number 3, that is fiber to fabric. So let us see here. It is very small chapter in terms of question answers. There are 6 to 7 questions. Fiber to fabric, and we need to read each and every of it. Fiber to fabric chapter जो है बेटा, इसमें क्वेश्चन आंसर्स की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आंसर्स में बहुत कम क्वेश्चंस हैं, 6 to 7 क्वेश्चंस हैं। इसीलिए आप ये एक बहुत छोटा सा सेशन होगा, इसको देखिए और एनालाइज करिए कि कौन से क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच किया जाए ताकि वो सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लीश? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लीश? What is the meaning of fleece? हमारा आंसर क्या होगा बेटा कि fleece means hair, ठीक है। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि if a ship has white fleece, this means that it has white hair. It has white hair. I hope clear हो गया। ये fleece कहीं भी यूज होगा तो इसका मतलब क्या है? हेयर। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इन विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शेप वुल इज फाउंड? इन विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शेप wool is found? ब्लैक शेप की किस पार्ट में वुल को फाइंड करते हैं हम? तो हम क्या कहेंगे? इन द बैक एब्डोमेन ऑफ द ब्लैक शेप। बैक एब्डोमेन ऑफ द ब्लैक शेप, ठीक है बेटा, बैक एब्डोमेन में पाया जाता है सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा एनिमल ऐसा है जो वुल नहीं करता है। मीन्स व्हाट कि टिक या फाइंड द एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग, which do not yield wool। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है? शिप, गोट, ठीक है। तीसरा क्या है? अल्पाका। चौथा है वुली डॉग और पांचवा है याक। तो बेटा मैं आपको बताऊं कि वुली डॉग को छोड़कर बाकी जितने भी एनिमल यहाँ आपको दिख रहे हैं सभी वुल यील्ड करते हैं। वुली डॉग नाम का कोई एनिमल ही नहीं होता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें लाइफ साइकिल के बारे में बताना है और
उससे पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सिल्क वॉर्म क्या है? व्हाट इज सिल्क वॉर्म? इज इट अ कैटरपिलर और अ लार्वा? ठीक है, सिल्क वॉर्म क्या है? तो ऑप्शन दिया है कि भाई पहला ऑप्शन है लार्वा, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कैटरपिलर। कैटरपिलर, तो ये दोनों ही होता है बेटा, ठीक है, ये स्टेजेस ऑफ लाइफ है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन द फॉलोइंग। फॉलोइंग को डिफाइन करना है, जिसमें सबसे पहला है रियरिंग, दूसरा है शेयरिंग, तीसरा है सेरिकल्चर। ठीक है, रियरिंग। रियरिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ शिप इज कॉल्ड रियरिंग। इसके बारे में हम क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, फीडिंग and taking care of ship. Taking care of ship, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पालते हैं शिप को, वो क्या कहलाता है? रियरिंग। शेयरिंग, सेरिकल्चर नहीं। शेयरिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम वुल वाला जो लेयर होता है, उसके ऊपर जो रुओं का लेयर होता है, उसको रिमूव कर लेते हैं, चाहे ट्रिमिंग से या कटिंग से। उसी को हम क्या कहते हैं? शेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ फ्लीश ऑफ शिप is called shearing. तीसरा और आखिरी है बेटा सेरिकल्चर। कि सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर के बारे में हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं। किससे ऑब्टेन करते हैं? तो सिल्क वॉर्म से। तो सेरिकल्चर के बारे में हम क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से सिल्क को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहता है? सेरिकल्चर कहलाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट। ये 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। उसके बाद अगला है बेटा मैच द फॉलोइंग। वो भी बहुत आसान है। उसमें दिया है जैसे मलबरी लीव्स दिया है, पहले में मलबेरी लीव्स, ठीक है, स्काउरिंग दिया है, सेरिकल्चर दिया है, ठीक है। इन तीनों को मैच करना है। जैसे यहां दे दिया क्लीनिंग ऑफ शिप, क्लीनिंग ऑफ फ्लीश, ठीक है। यहां दे दिया फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, और तीसरे में दे दिया कि ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। बहुत आसान है। हमें पता है कि मलबरी लीव्स की जब भी हम बात करेंगे तो वो क्या होता है? फूड ऑफ सिल्क वॉर्म है। वो क्या है बेटा? फूड ऑफ सिल्क वॉर्म है। क्लियर है? जब भी हम फूड ऑफ सिल्क वॉर्म की बात करेंगे तो मलबरी लीव्स की बात करेंगे। स्काउरिंग का मतलब होता है साफ करना, तो यहाँ पर साफ करना, क्लीनिंग ऑफ फेस, फ्लीश यही है। और लास्ट क्या बचा? सेरिकल्चर। अभी हमने पढ़ा था ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है।
अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो कह रहे क्या कि कैटरपिलर के लाइफ स्टेज को बनाइए। तो सबसे पहला तो छोटा एग होगा, ठीक है, उसके बाद स्मॉलर यहाँ होगा, दूसरे लाइफ साइकिल में प्यूपा, और यहाँ पर तीसरे में क्या होगा, कैटरपिलर। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो प्रोसेस है तो हम कहेंगे क्या कि सिल्कवर्म ग्रोज बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, by the process of metamorphosis कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमसे ये कह रहे हैं कि भाई कौन से ऐसे दो टर्म्स हैं जो और हैं जो रिलेटेड हैं किससे, सिल्कवर्म से। तो वो है एक मोरिकल्चर, और यहाँ हमने एक देख ही लिया था सेरिकल्चर, तो ये ध्यान रखेंगे। और 9th क्वेश्चन है बेटा, कौन कौन से ऐसे 5, हालांकि ये एडिशनल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एटलीस्ट 5 एनिमल्स के नाम बताइए जो जिनसे वुल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम कहेंगे द 5 एनिमल्स फ्रॉम विच वुल कैन बी ऑब्टेन्ड, तो वुल किन से ऑब्टेन किया जा सकता है, क्वेश्चन मार्क। आंसर हमारा क्या होगा, अल्पका, दूसरा लामा, तीसरा कैमल, चौथा अंगूरा गोट, और 5वां शिप। क्लियर है बेटा। तो इस चैप्टर में इतना ही था, ये हमें डिस्कस करना था इन सारे क्वेश्चंस को ताकि हमें समझ में आ जाता। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे अगला चैप्टर जो हीट है उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।